बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक बशीर और मैं आपको यूनिक के प्लेटफॉर्म से बायोलॉजी टीच करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी के हम प्रीवियसली 4 लेक्चर जो हैं वो ले चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है, चैप्टर नंबर 10, यानी कि आपकी 10th ग्रेड की जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 10 का हमने टॉपिक जो है वो आज का हमारा है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। In previous lecture, lecture number 4, we have discussed 3 disorders: bronchitis, emphysema and pneumonia. Now we are going to discuss the left of disorders. 2 disorders आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है एस्मा और नंबर 5 पे हमारे पास है लंग कैंसर। 2 डिसऑर्डर्स आज हम डिस्कस करेंगे, एस्मा और लंग कैंसर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई भी जो पेचीदगी जन्म देती है हम उसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम ब्रोंकाइटिस ऑनवर्ड अगर हम डिस्कस करते जाएँ तो आप देखें सीवियरिटी जो है उनकी बढ़ती जा रही है, शिद्दत जो है वो उनकी बढ़ती जा रही है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस जो है उससे एम्फिसेमा जो है वो ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक, उसी तरह से निमोनिया, और उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्मा उससे भी मुहलिक है, और उसके बाद लंग कैंसर। तो डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। डिसऑर्डर्स में हम उनकी सिम्टम्स, उनके कॉजेटिव एजेंट्स की हम बात कर रहे थे। सो हम चलते हैं आज के फर्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, और ओवरऑल अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तो हम 4th रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करेंगे। ये असल में ये लेक्चर नंबर 5 जो है ये लिंक्ड है विद लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 आप जो है वो फर्स्टली उसको अच्छी तरह जो है वो याद फरमा लें, याद कर लें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 5 जो है इसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल आज हम लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमारा आज का टॉपिक है एस्मा। ओवरऑल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये 4th है, एस्मा, जिसको आम तौर पे उर्दू में दमा कहा जाता है। ये एस्मा। तो एस्मा क्या है, मैं एक चीज़ की तरफ दोबारा से तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी कि हम लोगों ने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, हमने ब्रोंकाइटिस को पढ़ा। हमने कहा ब्रोंकाइटिस जो है इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसी तरह से हमने एम्फिसीमा की बात की तो हमने एम्फिसीमा जो है उसको हमने कहा इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्विलाई। फिर हमने नंबर 3 पे डिस्कस किया निमोनिया को, तो हमने बोला इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो आप अगर कंपेयर करें तो हर एक जो डिसऑर्डर हमने पढ़ा है उसकी एक अलग से डेफिनेशन है, और हम सिंगल लाइन डेफिनेशन जो है उसको याद रख सकते हैं। बोर्ड में इनकी डेफिनेशन, इनकी सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप इजीली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें एक डेफिनेशन याद है तो उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन याद है तो आप उसको मिक्स नहीं करेंगे विद एस्मा, विद एम्फिसीमा और निमोनिया। तो इसी तरह से हर एक डिसऑर्डर जो है उसकी मैंने आपको शॉर्ट लाइन, 1 लाइन डेफिनेशन जो है वो आपको मैंने बताई है। एस्मा की बात करें तो हम एस्मा को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। याद रखें हमने किसी भी पिछले डिसऑर्डर के लिए हमने एलर्जी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। एस्मा असल में एक एलर्जी है। हम कह सकते हैं इट इज़ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी। इट इज़ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी। ये एलर्जी की एक टाइप है जिसकी वजह से which results in more mucus production अब जो ट्यूब्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं, रेस्पिरेटरी डक्ट्स हैं, उनमें म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड अगेन नैरोइंग
ऑफ ट्यूब्स। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ब्रोंकाइटिस में भी हमने ऑलमोस्ट यही चीज़ पढ़ी थी। हमने कहा था कि ब्रोंकाइटिस जो है इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स विच रिजल्ट्स इन मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। तो ये तो वही है, लेकिन आप इस बात की तरफ देखें, एलर्जी हमने कहा है इसको, वो इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन है, जबकि एस्मा जो है ये एलर्जी है। सो टाइप ऑफ एलर्जी, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी विच causes which results in more mucus production and narrowing of tubes। अब इसको ज़रा समझते हैं कि ये फिनोमेना किस तरह से अकर होता है और एलर्जी किस तरह से। एलर्जी जो है असल में जो एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी जो ट्यूब्स होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं, वो सेंसिटिव हो जाती हैं टुवर्ड्स सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस जैसे कि कुछ लोगों को जो है वो परफ्यूम की वजह से सेंसिटिविटी फील होती है, उनके जो रेस्पिरेटरी डक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग जो हैं उनको डस्ट से, कुछ लोगों को जो है वो अदर केमिकल्स की वजह से, और इसी तरह से स्प्रेज वगैरह की वजह से। तो एलर्जेंस जो हैं ये एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं। तो एलर्जेंस क्या है? एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स। एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स, तो एलर्जेंस की वजह से एलर्जी होगी। अब एलर्जेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ये जिन चीज़ों की हम बात करेंगे यही चीज़ें जो हैं वो कॉजेज़ होंगी एज़मा की। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि एज़मा की कॉजेज़ में सबसे पहली चीज़ जो है वो है एलर्जेंस। फिर से रिपीट करते हैं, एज़मा को हमने बोला इट इज़ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी विच रिजल्ट्स इन मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। इसकी कॉजेज़ में एलर्जेंस शामिल हैं। एलर्जेंस क्या है? एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं एलर्जेंस। इन एलर्जेंस में शामिल हैं जी, डस्ट शामिल है, पोलन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जिनको आप बोलते हैं, पोलन्स हैं। इसी तरह से कुछ दूसरे प्लूटेंट्स शामिल हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एलर्जेंस हैं। इसी तरह से परफ्यूम्स। तो लोगों को इन चीज़ों से, इन जो एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, इनकी वजह से उनकी डक्ट्स जो होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और मोर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, नैरोइंग ऑफ ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जो है वो एस्मेटिक पेशेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एस्मेटिक रिएक्शन किस तरह से होता है, एस्मा किस तरह से जो है वो जो एलर्जेंस हैं किस तरह से कॉज करते हैं, इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नॉर्मल ट्यूब है, ये हमारे पास एक नॉर्मल ट्यूब है, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल है। इसके अंदर जो एलर्जेंस हैं वो जब इस तरह से मूव करते हैं, जैसे आपकी बुक में उन्होंने शो किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में उसने शो किया हुआ है कि इस तरह से एलर्जेंस उसने शो किए हुए हैं कि ये एक ट्यूब के ल्यूमन के अंदर इस तरह से एलर्जेंस जो हैं वो शामिल हैं। ये एलर्जेंस जो हैं वो सेटल हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं वॉल्स के साथ। तो जैसे ही ये ट्यूब वॉल्स के साथ अटैच होते हैं एलर्जेंस, फॉर एग्जांपल ये एलर्जेंस हमारे पास हैं, पोलन्स हैं। तो ये पोलन्स, एयर में शामिल पोलन्स जो हैं जब किसी शख्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होते हैं, इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में एंटर होते हैं, तो ये पोलन्स इन वॉल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। वॉल्स के साथ अटैच होके जब ये वॉल्स के साथ इस तरह से अटैच होते हैं तो वॉल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन समझते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन, वॉल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इनकी इनर वॉल्स जो होती हैं, लेट्स से आउटर डक्ट तो इसी तरह से है, इनर वॉल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाती हैं इनसाइड, इस तरह से। अब ओवरऑल देखा जाए तो ल्यूमन जो है वो कम पड़ गया,
ल्यूमन का साइज डिक्रीज़ हो गया है, इनसाइड डायमीटर जो है वो कम हो गया। अब ये एक नॉर्मल ट्यूब है, तो ये जो है ये इन्फेक्टेड ट्यूब है। यहाँ पे एलर्जेंस जो हैं, लेट्स से अब मैं इसको शो कर रहा हूँ इस तरह से, इसने म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एलर्जन ने, तो ये म्यूकस की वजह से ये फिल अप हो जाएगी, ये ट्यूब जो है ये फिल अप हो गई। तो ये एस्मेटिक जो एलर्जेंस हैं या एस्मेटिक एलर्जी जो है वो इस तरह से कॉज होती है कि पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स, अदर परफ्यूम्स जो हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं विद द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ट्यूब्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो रैपिड कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो एस्मेटिक पेशेंट्स हैं उनकी वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं टुवर्ड्स एलर्जेंस, तो उनकी सेंसिटिविटी की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो बहुत रैपिड होती है, यानी कि जैसे ही जाके ये वॉल्स के साथ टकराते हैं, जैसे ही पोलन्स या दूसरे जो एलर्जेंस हैं वॉल्स के साथ जाके अटैच होते हैं, तो फ़ौरन जो है वो वॉल्स इनसाइड जो है वो बेंड हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो एस्मा के पेशेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं सांस लेने में। सो यहाँ पे अगेन जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो एस्मा की एक सिम्टम है। तो हम नेक्स्ट जो है वो सिम्टम्स की बात करते हैं। एस्मा की सिम्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। डिसऑर्डर ऑफ एस्मा जो है, जिसको हमने बोला टाइप ऑफ एलर्जी, इसके सिम्टम्स में नंबर 1 पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लेकिन इसके साथ उसने कुछ और ऐड किया, उसने कहा है विद एक्सर्शन और एट नाइट, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये कह लें कि एट नाइट मोस्टली जो है वो रात के वक्त जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है अकर होती है। इसके अलावा उसने कहा है कि टाइटनेस है, चेस्ट टाइटनेस है, चेस्ट टाइटनेस। नंबर 3 पे वीजिंग, ये वीजिंग साउंड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इन ब्रोंकाइटिस। वहाँ पे हमने कहा था माइल्ड वीजिंग, तो वहाँ पे वो खरखराहट की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है चेस्ट कैविटी के अंदर, थ्रेसिक कैविटी के अंदर, लेकिन हमने कहा था कि लो दर्जे की, लो लेवल की। यहाँ पे उसने कहा है वीजिंग, तो ये उससे ब्रोंकाइटिस से कहीं ज़्यादा जो है वो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसने क्लियर कट यहाँ पे कहा है कि वीजिंग, उसने माइल्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। सो ये 3 बड़ी जो है सिम्टम्स हैं एस्मा की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ख़ास तौर पे एट नाइट, और फिर उसने कहा है नंबर 2 पे चेस्ट टाइटनेस, और नंबर 3 पे उसने कहा है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड यानी कि जब एस्मेटिक पेशेंट जो है वो सांस लेता है तो उसके चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो खरखराहट की आवाज़ यानी कि वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अब एक और बात बहुत जहन नशीन फरमाने वाली है कि सिम्टम्स ऑफ एस्मा जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक शख्स में जो है वो सेम सिम्टम्स हों, नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं सिम्टम्स। किसी में जो है वो कुछ इसमें ऐड होगा, किसी में हो सकता है इससे कुछ कम हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। क्यों वेरी करती हैं? रीज़न ये है कि एलर्जेंस एक टाइप के नहीं है। कुछ अशखास जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो है वो उनमें एलर्जी होती है, कुछ में पोलन्स की वजह से, और कुछ में पोल्यूटेंट्स की वजह से, दूसरे पोल्यूटेंट्स केमिकल्स की वजह से, और कुछ में परफ्यूम्स की वजह से। तो ये डिपेंड करता है कि एलर्जी किस टाइप की है। उसी तरह से फिर सिम्टम्स भी उतनी ही जो है वो चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे एलर्जन जो है वो चेंज होंगे। तो किस टाइप के एलर्जन से एस्मा है उसी टाइप की फिर सिम्टम्स होंगी, लेकिन मेन सिम्टम्स जो हैं वो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस एंड वीजिंग साउंड। इसके बाद एस्मा का कोई इलाज है? जी, एस्मा जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिनको हम इन्हेलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एस्मा के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं ब्रोंको डायलेटर्स, अगेन ब्रोंको
डायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ब्रोंकोडायलेटर्स में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये स्टेरॉइड्स जो हैं ये दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। आपने कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक इनहेलर मौजूद होता है जिसको आमतौर पे पंप कहा जाता है। तो वो उस असल में उस इनहेलर में क्या चीज़ होती है, उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब उसमें कुछ ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि डायलेट करते हैं इस ल्यूमन को, जो है वो फिर से जो है वो कह लें कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं किसी हद तक। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं वो इस तरह से एस्मा के पेशेंट्स जो हैं वो इनहेलर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अफाका होता है। जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग कैंसर की। 5th डिसऑर्डर है हमारे पास लंग कैंसर, 4th हमने एस्मा डिस्कस किया, अब हम लंग कैंसर की बात करते हैं। ओवरऑल 5th है और आज के लेक्चर का ये 2nd डिसऑर्डर है। जी, बात करते हैं लंग कैंसर की। आपने चैप्टर नंबर 5 9th में आपने पढ़ा है कैंसर क्या होता है। थोड़ा सा उसने कैंसर के हवाले से वहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है कि कैंसर किस तरह से कॉज होता है। असल में वहाँ पे आपने पढ़ा है कि माइटोसिस जो है वो प्रॉपर ना हो तो कैंसर जन्म लेता है। अब यहाँ पे लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो पहले हमें कैंसर को डिफ़ाइन करना है, देन हम लंग्स को जो है वो ऐड करेंगे। कैंसर क्या है इसको पहले समझते हैं, उससे भी पहले हम डिफ़ाइन करते हैं लंग कैंसर को। तो लंग कैंसर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम लंग कैंसर को डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज। तो लंग्स की जो टिश्यूज़ हैं उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को नाम दिया जा रहा है लंग कैंसर का। अनकंट्रोल्ड डिवीजन क्यों होती है? किसी भी किस्म का कैंसर जो है उसको हम अनकंट्रोल्ड डिवीजन बोलते हैं, किसी भी किस्म का। तो उसमें असल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन क्यों पॉसिबल है, किस तरह से होती है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन इस तरह से होती है कि आप लोगों ने 5th चैप्टर में 9th ग्रेड के 5th चैप्टर में सेल साइकिल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्पेशल जीन्स मौजूद होती हैं सेल्स के अंदर, वो कंट्रोल करते हैं सेल डिवीजन को। जब सेल डिवीजन कंट्रोलिंग जीन जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो डिलीट हो जाती है, उसमें डिलीशन हो जाती है, या वो किसी वजह से जो है वो इनएक्टिव हो जाती है, तो फिर जो है सेल्स अनकंट्रोल्ड जो है उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल से 2 सेल्स जो है वो बनने हैं। माइटोसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस सेल से 2 सेल्स बनने हैं। तो इसको एक प्रॉपर जो है वो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो 24 आवर्स चाहिए। इस सेल को 2 सेल्स में डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स चाहिए। लेकिन अनकंट्रोल्ड डिवीजन में क्या होता है, 24 आवर्स से पहले ही सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा मोल्ड करूं, मॉडिफाई करूं, तो ये गलत नहीं होगा कि असल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ इमेच्योर सेल्स। अभी सेल्स मिच्योर नहीं होते, क्योंकि मिच्योर सेल होगा तो उसमें सारी चीज़ें जो है, सारी जीन्स मौजूद हैं, तो वो प्रॉपर सेल डिवीजन जो है परफॉर्म करेगा। तो इमेच्योर सेल्स की ही डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसने बोला है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। क्योंकि अब हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर जो है उसमें लंग टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन को नाम दिया जाएगा लंग कैंसर का। सो अभी आप गौर फरमाएं कि 5 हमने डिसऑर्डर, अब तक हम 5वां डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा हर एक को हमने डिफरेंटली डिफ़ाइन किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने ब्रोंकाइटिस को कहा इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। फिर हमने
एम्फिसीमा को डिफाइन किया तो हमने कहा एम्फिसीमा जो है इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। फिर हमने सिंगल लाइन डेफिनेशन निमोनिया की तो हमने निमोनिया को कहा इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इफ़ इट अकर्स इन बोथ लंग्स देन डबल निमोनिया। फिर हमने आज के लेक्चर में एस्मा को हमने डिफाइन किया तो हमने कहा इट इज़ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी। फिर हमने अब लंग कैंसर को हमने डिफाइन किया तो हमने कहा इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज़। जी, तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन मैंने आपको 5 के 5 डिसऑर्डर्स की मैंने आपको बता दी। इससे आपको आसानी होगी समझने में और हर एक डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट करने में आपको मदद मिलेगी। जी, लंग कैंसर को हमने बोला इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज़। अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज़ जो हैं, हमें पता है चेस्ट कैविटी के अंदर अगर हम देखें तो चेस्ट कैविटी के अंदर अकेला लंग्स ही नहीं मौजूद हैं, वहाँ पे हार्ट है, लिवर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी में, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लंग्स तक ही ये कैंसर रहेगा, लंग्स तक ही ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन रहेगी? इसका जवाब भी आप चैप्टर नंबर 5 ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। आपने वहाँ पे पढ़ा कि जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो ट्यूमर्स बनते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन से ट्यूमर्स बनते हैं। तो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं। दीज ट्यूमर्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। आपने कहा कि बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब बेनाइन ट्यूमर्स को आपने कहा ऐसे ट्यूमर्स हैं, इस टाइप का कैंसर है कि जो एक जगह पे अकर हो और वहाँ पे ही उसके सेल्स रहें और इन्वेड ना करें टू एडजेसेंट सेल्स, यानी कि ये इस नेचर के सेल्स पड़े हुए हैं, इस टाइप के ये लंग टिश्यूज़ हैं। इसके साथ लेट्स से ये हार्ट टिश्यूज़ हैं, ये हार्ट के सेल्स हैं, लेट्स से ये हार्ट के सेल्स हैं। तो क्या हार्ट के सेल्स जो हैं, जो हार्ट के सेल्स हैं, क्या उनको ये सेल्स जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिनमें कैंसर वाक़ई हो चुका है, जिनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो गई है? जी, आपकी बुक में उसने कहा है कि ना सिर्फ लंग टिश्यूज़ इससे जो हैं वो नुकसान पाते हैं, इससे उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लंग टिश्यूज़ जो हैं वो हार्ट टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें भी कैंसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट होती है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि ट्यूमर्स बनते हैं ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, ट्यूमर्स बनते हैं। ट्यूमर्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा जिस जगह पे बनते हैं, यानी कि इस जगह पे बने हैं तो ये यहाँ पे ही रहेंगे, और बाज़ दफ़ा टू एडजेसेंट सेल्स भी जो है वो उनमें इन्वेड करते हैं। ये हमारे पास ये लंग टिश्यू या लंग सेल्स हैं, और ये हमारे पास कह लें एडजेसेंट सेल्स हैं, जो भी हैं किसी भी टाइप के हैं, वो हार्ट टिश्यूज़ हैं या कोई और टाइप के टिश्यूज़ हैं। तो लंग टिश्यूज़ जब इफ़ेक्ट करेंगे एडजेसेंट सेल्स को तो हम बोलेंगे ये ट्यूमर्स जो हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, और अगर ये यहाँ पे रुक जाते हैं तो हम बोलेंगे ये बेनाइन ट्यूमर्स हैं। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि डिजीज़ कैसी है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, हम इसकी बात करते हैं। हमने कहा इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज़, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज़ जो हैं कॉज करती है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। दीज ट्यूमर्स मे इन्वेड टू एडजेसेंट टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल हार्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं लंग कैंसर की। कॉजेज़ की अगर हम बात करें, कॉजेज़ ऑफ लंग टिश्यूज़ में नंबर 1 पे स्मोकिंग है, या आप ऐसा कह लें कि स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक, उसमें मौजूद होते हैं स्पेशल कुछ केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। नंबर 1 पे कॉजेज़ में कार्सिनोजेंस है, नंबर 2 पे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन।
आयोनाइजिंग रेडिएशंस। और नंबर 3 पे है वायरल इन्फेक्शंस। जी, 3 बड़ी वजूहात हैं, 3 बड़ी कॉजेज़ हैं लंग कैंसर की: कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन। कार्सिनोजेंस की आपको समझ आ गई होगी कि कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, यानी कि कोई भी केमिकल जो कैंसर कॉज करेगा हम उसको कार्सिनोजेंस बोलेंगे। फिर वायरल इन्फेक्शन की बात पीछे भी हुई, तो वायरल इन्फेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात रहेगी आयोनाइजिंग रेडिएशन की। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या हैं? एयर में हर वक्त जो है वो रेडियो एक्टिव रेज़ मौजूद हैं। रेडियो एक्टिव रेज़ जो हैं वो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आयोनाइज करते हैं, उन पर चार्जेस आ जाते हैं, प्लस माइनस चार्ज आप बेहतर समझते हैं। 9th में आप लोगों ने केमिस्ट्री में आयंस वगैरह पढ़े होंगे, आयंस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो अब किसी मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उस पर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए, तो उस वजह से कह लें कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। आयंस हमें पता है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ऐसी रेडिएशन जो एयर को आयोनाइज कर देती हैं हम उनको आयोनाइजिंग रेडिएशंस का नाम देते हैं। सो 3 बड़ी कॉजेज़: कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शंस। कार्सिनोजेंस जो हैं मेनली कहाँ से आते हैं? सिगरेट स्मोक में। सिगरेट स्मोक में कार्सिनोजेंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 50 के करीब, टोटल उसमें 4000 के करीब जो हैं वो केमिकल मौजूद हैं, जिनमें 50 जो हैं जस्ट कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। तो यही वजह है कि स्मोकर्स जो हैं उनमें लंग कैंसर की रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। लंग कैंसर की सिम्टम्स की बात करते हैं। लंग कैंसर की सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट वेट लॉस है। अब ये देखें, ये टोटली डिफरेंट है। हमने तमाम डिजीज़ जो हैं उनमें हमने डिस्कस किया, एम्फेसीमा में ये वेट लॉस होता है, लेकिन जो लंग कैंसर है इसमें रैपिड वेट लॉस है। उसके बाद वेट लॉस के अलावा कफ है, कफिंग विद ब्लड। बाज़ दफ़ा जो लंग कैंसर का पेशेंट है उसमें कफ के साथ जो है वो स्प्यूचिंग के साथ जो है वो ब्लड भी जो है वो स्क्रीट होता है, तो ये भी एक जो है वो इसकी सिम्टम है। इसके अलावा अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जी, ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं लंग कैंसर की। अब यहाँ पे कॉजेज़ में कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन के साथ एक चीज़ और ऐड की है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। 4th कॉज जो है आपकी बुक में उसने मेंशन की है पैसिव स्मोकिंग। ये पैसिव स्मोकिंग क्या चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। पैसिव स्मोकिंग क्या चीज़ है? लंग कैंसर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पैसिव स्मोकिंग का। पैसिव स्मोकिंग को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड में भी कई बार आ चुकी है। पैसिव स्मोकिंग, डिफाइन पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग हम बोलते हैं इट इज़ इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम another's स्मोकिंग। यानी कि किसी दूसरे के स्मोकिंग से निकलने वाला जो धुआं है, स्मोक है, उसको इनहेल करना पैसिव स्मोकिंग कहलाएगा। अब पैसिव स्मोकिंग जो है इसको भी उसने जो कॉजेज़ हैं लंग कैंसर की इनमें ऐड किया होगा उसने।
अब पैसिव स्मोकिंग जो है ये इससे क्या मुराद है? लेट्स से ये हमारे पास एक सिगरेट है, जो सिगरेट पी रहा है उसकी तरफ तो फिल्टर्ड एंड है, ये बर्निंग एंड है। बर्निंग एंड जो है, इधर से निकलने वाला धुआं ज़्यादा खतरनाक है, इधर से निकलने वाला धुआं ज़्यादा खतरनाक है। जो इनहेलर है, जो मतलब स्मोक कर रहा है, स्मोकर जो है वो तो फिल्टर करके जो है वो यहाँ पे लेस इफ़ेक्टिव है और ये मोर डेंजरस है। तो इसका मतलब ये है कि बर्निंग एंड से जो स्मोक है वो मोर डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड। तो जो स्मोकर है वो तो खुद फिल्टर करके जो है वो इनहेल कर रहे हैं, जबकि जो नॉन स्मोकर्स हैं वो ये समझते रहते हैं कि जी हम तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, तो शायद हम में लंग कैंसर जो है या इस तरह की जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो कम होंगे। तो हमें एहतियात करनी होगी कि पैसिव स्मोकिंग जो है वो एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हम बर्निंग एंड से जो है वो स्मोक को इनहेल कर रहे होते हैं, जबकि जो स्मोकर है वो खुद तो लेस डेंजरस और फिल्टर्ड स्मोक जो है उसको इनहेल कर रहे हैं। अब पैसिव स्मोकिंग जो है ये फोर्थ बड़ी रीज़न है लंग कैंसर की। इसके बाद स्मोकिंग जो है, इसको स्मोक जो है उसकी वजह क्या है, क्यों इतना यानी कि स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग जो है उसको ख़तरनाक या डेंजरस कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ लंग कैंसर। उसकी रीज़न ये है कि स्मोक जो है, स्मोक के अंदर 50 कार्सिनोजेंस शामिल हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स शामिल हैं, और सिगरेट स्मोक के अंदर 4000 डिफरेंट टाइप के जो हैं वो केमिकल्स शामिल हैं, जिनमें से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं। अब इस वजह से सिगरेट स्मोक को जो है वो बहुत ही मुखलिक करार दिया जाता है और ये लंग कैंसर का बायस बनता है। अब नेक्स्ट, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट पैराग्राफ में आपकी बुक में उसने डिस्कस किया है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने तमाम गवर्नमेंट्स को जो है वो इनवाइट किया है, तमाम गवर्नमेंट्स को जो है वो कॉल दी है कि वो तमाम गवर्नमेंट्स जो सिगरेट एडवाइजमेंट है उसको प्रिवेंट करें, उसको अवॉइड करें। WHO कॉल्स ऑल गवर्नमेंट्स टू प्रिवेंट और अवॉइड cigarette advertisement। सिगरेट एडवर्टीज़मेंट, ताकि जो सिगरेट एडवर्टीज़मेंट है उसको जो है वो प्रिवेंट किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि जो है वो नौजवान जो हैं, जो हमारे मुल्क के ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में जो नौजवान लोग हैं जो न्यूली स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, वो जो है वो बच जाएं, स्मोकिंग से बच जाएं, आइदर वो पैसिव हो या एक्टिव हो। अब हमारे इर्द गिर्द अगर स्मोकर्स कम होंगे तो डेफिनेटली हम पैसिव स्मोकिंग भी कम परफॉर्म करेंगे। अगर स्मोकर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली पैसिव स्मोकिंग भी बढ़ जाएगी। सो स्मोकर जो हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए WHO ने तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं उनको एडवर्टाइजमेंट, सिगरेट एडवर्टाइजमेंट जो है उसको बैन करने के लिए कॉल दी है, और ये किसी हद तक जो है वो इस पे अमल भी हो रहा है। जी, आज के लेक्चर में हमने अपना प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 का जो कुछ पोर्शन रह गया था, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 डिसऑर्डर्स रह गए थे, उनको हमने डिस्कस किया। मैं सारे डिसऑर्डर्स को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमने डिसऑर्डर्स में ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया एम्फीसीमा को, फिर हमने डिस्कस किया निमोनिया को, फिर हमने डिस्कस किया एज़मा को, और देन हमने लंग कैंसर को डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से डिफ़ाइन करता हूँ 5 डिसऑर्डर्स को कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। नंबर 1 पे हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया। तो ब्रोंकाइटिस को हमने डिफ़ाइन किया, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स।
इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। नंबर 2 पे हमने डिफ़ाइन किया एम्फिसिमा को, हमने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ, इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई विच रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स विद लेसर सरफेस एरिया। फिर हमने निमोनिया को डिफ़ाइन किया, निमोनिया जो है इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इफ़ इट अकर्स इन बोथ लंग्स देन इट इज़ डबल निमोनिया। फिर हमने आज के लेक्चर में एस्मा को डिफ़ाइन किया, तो हमने कहा एस्मा जो है इट इज़ टाइप ऑफ एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी विच रिजल्ट्स इन मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ ट्यूब। देन हमने लंग कैंसर को डिफ़ाइन किया, इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यू। तो आपने ये देखा कि तमाम के तमाम डिसऑर्डर जो हैं वो उनको ईज़िली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में सिम्टम्स को जो है वो कंपेयर करने के लिए भी कहा गया कि फ़लाँ डिज़ीज़ जो है, फ़लाँ डिसऑर्डर जो है उसको फ़लाँ के साथ जो है वो कंपेयर करें सिम्टम्स के हवाले से। बाज़ दफ़ा उनको जस्ट ये कह देते हैं कि जी एस्मा जो है उसको डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम लंग कैंसर, एस्मा को डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम निमोनिया। तो इस तरह से अगर हमें डेफिनेशंस याद हैं और सिम्टम्स याद हैं तो हम किसी हद तक जो है वो इनको ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या एस्मा और लंग कैंसर का भी कोई इलाज है? लंग कैंसर का इलाज तो उसके लिए कोई ख़ास जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई ख़ास जो है मेडिकेशन नहीं, अलबत्ता प्रिवेंशन है। किसी भी किस्म की डिज़ीज़ जो है उसके इलाज से बेहतर एहतियात है। तो लंग कैंसर जो है उसके लिए जो है वो ख़ास तौर पर स्मोकिंग से बचा जाए और ऐसा जो एरिया है जहाँ पे रेडियो एक्टिव्स वगैरह हैं वहाँ जो है हमारा आना जाना कम होना चाहिए ताकि आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है उनसे भी बचा जा सके और एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग जो है उससे बचा जा सके। सो आज हमारा डिसऑर्डर्स का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक नहायत इम्पोर्टेंट बात ये कि ये चूँकि डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें 5 डिसऑर्डर्स हैं और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो या तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है। तो इस चैप्टर में से हालिया सालों में जो है वो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो फिर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगले कुछ सालों में बोर्ड का पैटर्न चेंज होता है तो उसमें फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है तो फिर वो इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तमाम डिसऑर्डर्स नहीं पूछेगा, बल्कि वो कोई आपसे 1 या 2 डिसऑर्डर्स जो हैं वो पूछेगा। जैसे कि निमोनिया, पिछले सालों में निमोनिया आया हुआ है, लंग कैंसर आया हुआ है, तो कोई एक डिसऑर्डर जो है वो आपसे पूछेगा और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो आप अपना लेक्चर जो है उसको प्रिपेयर करें, डिसऑर्डर्स को प्रिपेयर करें। हमारे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, मैं सारे चैप्टर को फिर से एक बार एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस किया, फिर हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस किया, फिर हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन डिस्कस किया, और यानी कि हमने ओवरऑल पहले सिस्टम देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको हमने डिस्कस किया ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद उस सिस्टम में कौन कौन सी जो है वो ख़राबियाँ हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स जन्म ले सकते हैं, हमने फिर 2 लेक्चर में उसको कवर किया। अल्लाह हाफिज़।